नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। जैसा कि साथियों आपको पता है कि रीट 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है, उसी पर्यावरण अध्ययन में एक बेहतरीन टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि है सामाजिक बुराइयां को लेकर। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें विद्यमान हैं जो समाज में कहीं ना कहीं बुराइयों को बढ़ावा देती है। जैसे कि आप लोगों को यदि पता हो तो समाज के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो बाल विवाह एक इसी चीज को प्रदर्शित करता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो बाल श्रम भी इसी चीज को बढ़ावा देता है। ये भी एक समाज के अंतर्गत क्या है, बुराई है। वहीं यदि आप देखें तो समाज के अंतर्गत जो चीज चलती है जिसे हम बोलते हैं सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। ये भी एक तरीके से समाज के अंतर्गत क्या है भाई, समाज के अंतर्गत चल रही एक बुराई है। वहीं यदि आप देखेंगे सती प्रथा के अलावा दहेज प्रथा, हालांकि सती प्रथा अब बंद है, दहेज प्रथा भी बंद है। ये सारी चीजें बंद है क्योंकि इन सभी को लेकर क्या बना दिए गए हैं, कानून बना दिए गए हैं। तो हम इन सभी चीजों को लेकर आज पढ़ने वाले हैं। इनके हम पढ़ने वाले हैं पहले कुछ प्रश्न, और उन प्रश्नों के साथ साथ इनकी डिटेल भी पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इनसे सभी से संबंधित प्रश्न आ जाए। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो सामाजिक बुराई वाला जो टॉपिक है, इसमें 2011 से 2024 तक के वो सारे प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और हो सकता है आगे भी आ जाए। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत में सबसे पहले आपके लिए आज का मोटिवेशनल थॉट। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। बिल्कुल सही है भाई, कि किसी के आगे गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि खुद को इतना मजबूत कर लो कि हम कुछ ना कुछ जरूर बन जाएं। ठीक, चलिए, कि कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, बाल श्रम में, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता, उपयुक्त में से एक से अधिक, और एक भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भैया एक से अधिक, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या यदि हो रही है तो भी वो बाल श्रम को बढ़ावा देती है, गरीबी बाल श्रम को भी बढ़ावा देती है, और अशिक्षित होना भी एक तरीके से भैया क्या देती है, बाल श्रम को बढ़ावा देती है। तो आइए देखते हैं बाल श्रम होता क्या है, इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले बाल श्रम। बाल श्रम का तात्पर्य किसी भी प्रकार के काम के माध्यम से बच्चों के शोषण से है, जो बच्चों से उनके बचपन को छीनता है। बाल श्रम को लेकर एक अधिनियम बनाया गया है, जो कि अधिनियम कब पारित किया गया? ये बाल श्रम अधिनियम 30 जुलाई 2016 को, कब किया गया? ये 30 जुलाई 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया। अब कानून और न्याय मंत्रालय आया है तो आपको नाम पता होना चाहिए कि वर्तमान में न्याय एवं कानून मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है श्री अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल जी, ठीक है, अर्जुन मेघवाल जी इसके मंत्री हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि ये जो अधिनियम 2016 में लाया गया था, इससे पहले वाला जो अधिनियम था, यह अधिनियम था बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का। तो 1986 के अधिनियम को ही कहीं ना कहीं संशोधित किया गया है। अब बाल श्रम होता क्या है? तो बाल श्रम आप लोग देखेंगे तो जो 14 वर्ष है, इस 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यदि कार्य करवाया जाता है तो उसे बाल श्रम के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, यह लिखा है यहां पे कि बच्चे का मानदंड जो है वो कितने वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत आएगा। अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बाल श्रम के अंतर्गत आती है? तो इनमें कुछ चीजों को छोड़कर बाकी चीजें बाल श्रम के अंतर्गत आती है। जैसे कुछ चीजें क्या है, अपवादों में बाल कलाकारों द्वारा किया गया कार्य, पारिवारिक कर्तव्य, ये जो कार्य है ये कहीं ना कहीं बाल श्रम में काउंट नहीं किए जाते हैं। किसमें काउंट नहीं किए जाते भैया? बाल श्रम में नहीं गिने जाते हैं। बल्कि बाल श्रम में कौन कौन सी चीजें आती है ये आपके सामने है। जैसे कारखानों में काम करने वाला बच्चा, रेस्तरा या अन्य जगह पर काम करने वाला बच्चा, खनन में कार्य करते एक बालक, और एक बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अन्य गतिविधि करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये सारे के सारे कार्य वो हैं जो बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं और बाल श्रम के अंतर्गत माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो बाल श्रम है, इसमें जरूरी नहीं है कि केवल बच्चों में लड़कों की बात हो रही है। बाल श्रम में यहाँ पर बच्चा यदि लिखा है तो बच्चा के अंतर्गत या बच्चों के अंतर्गत दोनों चीजें आ जाएगी। इसमें लड़का भी आ जाएगा और लड़की भी आ जाएगी। ठीक है, लड़का प्लस लड़की दोनों की बात कही गई है, किसी एक वर्ग की बात नहीं कही गई है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए, अब बाल श्रम के कारण क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बाल श्रम के जो कारण हो सकते हैं वो गरीबी, कि गरीबी यदि है, यदि समाज के अंतर्गत या किसी परिवार में गरीबी ज्यादा है तो आप लोगों ने देखा होगा गरीबी के कारण लोग काम करने के लिए अपने बच्चों को भेज देते हैं।
ठीक है। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच, सीधी सी बात है, उनमें शिक्षा का विकास नहीं होता। यदि कोई बच्चा बचपन से ही कार्य करने लग जाता है तो उसे शिक्षा नहीं मिल पाएगी। यदि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि यदि हो रही है तो भी कहीं ना कहीं बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। और आज वर्तमान में यदि देखें तो प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों की दोनों चीजें भी किस चीज को बढ़ावा दे रही है भैया? बाल श्रम को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में 6 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए भी 18 वर्ष है। लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कों के लिए 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि लड़कियों के लिए जो निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए जो निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है? 21 वर्ष। अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लाया गया था, हालांकि इससे पहले भी बाल विवाह को लेकर कानून बनाया गया। पहली चीज तो आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि बाल विवाह है क्या। तो बाल विवाह एक तरीके से देखा जाए तो भाई जो कम उम्र में जो बच्चों की शादी कर दी जाती है उसी को ही बाल विवाह कहते हैं। ठीक, हालांकि जो बाल विवाह है वो कहीं ना कहीं भारत में कानूनी शादी की उम्र कई बदलावों से गुजरी है। आज जो वर्तमान में जो लड़कों एवं लड़कियों की जो शादी की उम्र निर्धारित की गई है ये पहले बहुत कम हुआ करती थी, इसे परिवर्तित किया गया है। पहले की यदि अपन बात करें कि 1978 से लड़के और लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 और 18 साल है। हालांकि इससे पहले यदि आप देखते हैं तो इससे पहले जो है वो 14 साल 18 साल इस प्रकार से हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जो विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो इतनी क्यों निर्धारित की गई? 18 वर्ष क्यों 18 और 21 वर्ष क्यों निर्धारित की गई है? इसके पीछे कुछ रीजन है, वो रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आयु है ना, जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए आयु निर्धारित की गई है, लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए ये आयु निर्धारित की गई है, और एक व्यक्ति को शादी करने के लिए पर्याप्त परिपक्व होना चाहिए। इन सभी चीजों के लिए ये आयु जो है 18 वर्ष से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आयु 18 से 21 वर्ष क्यों निर्धारित की गई है, तो ये आप सभी के सामने है, कृपया ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और एक आप लोगों को पता होगा कि बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए एक समाज सुधारक हुए हैं जिनका नाम आप लोगों को पता होगा, राजा राममोहन राय। कौन है भैया? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, इनको बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है, राजा राममोहन राय। और एक और व्यक्ति हैं ईश्वरचंद विद्यासागर, इनको याद रखिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्हों को ही बहुत ज्यादा योगदान दिया जाता है कहीं ना कहीं सती प्रथा को रोकने के लिए या बाल विवाह को रोकने के लिए, इनको याद रखा जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आप लोगों को एक बात अभी जैसे बताए थे कि बाल विवाह जो अधिनियम लाया गया था ये कब, अभी लास्ट का जो लाया गया था ये बाल विवाह अधिनियम 2006 में लाया गया था। कब लाया गया? 2006 में। लेकिन लागू कब हुआ है? 2007 में। हालांकि इससे पहले भी बाल विवाह को लेकर जो कानून बनाया गया था ये कानून आया था 1929 का। कब का कानून था ये? 1929। ये तब की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब की बात है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाई के समान अवसर देने चाहिए, 14 वर्ष से कम लड़कियों को कारखाने में काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को शादी के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा कि जो दे रखा है कि लड़कियों को शादी के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अब यह कौन सी बात है कि लड़कियों को शादी के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? लड़कियों को शादी के बाद भी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के बाद कहीं ना कहीं अपने को एक अच्छे स्थान पर रख सकती है। ठीक है, बाकी ये कहीं ना कहीं ये जो बातें कही गई वो सत्य है, ये बात जो लिखी गई है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले कुछ चीजें हमारे सामने। विवाह क्या है? तो दो लोगों के बीच सांस्कृतिक और अक्सर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जिन्हें पति या पत्नी के रूप में जाना जाता है, क्या कहलाता है? विवाह। ये कैसे रूप से भैया? ये कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, जो उनके बीच में जिम्मेदारी और अधिकारों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए, अब जो विवाह होता है उसके लिए किन चीजों का होना आवश्यक है? तो उनके लिए आवश्यक है क्या? शिक्षा। अब शिक्षा से एक बात यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का जो अधिकार है इसे संविधान में कब जोड़ा गया है? तो शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया है, कहाँ जोड़ा गया है? तो पहले तो हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21A है उसमें जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? दूसरी बात, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
2002 के तहत जोड़ा गया है। सर इसमें क्या बात कही गई है? तो इस अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? उनको जो शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा के बारे में प्रावधान है, निःशुल्क शिक्षा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हालांकि एक और बात है, इसी के साथ शिक्षा की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 45 कौन सा है? आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 भी कहीं ना कहीं शिक्षा की ही बात करता है, निःशुल्क शिक्षा की। लेकिन एक बात इसमें यह है, बात वो ये है कि इसमें जो है वो 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, 6 वर्ष तक की। ठीक है, जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे होते हैं, कहां पर जो बच्चे? आंगनबाड़ी के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी। और ये जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार की बात करता है। आगे, बाल विवाह को रोकने के लिए उम्र क्या निर्धारित की गई है? आप लोगों को पता है, लड़की की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष की गई है। लड़कियों और महिलाओं के अधिकार क्या है? तो लड़कियों और महिलाओं के सभी के समान अधिकार हैं। भारत के संविधान में आप लोगों को पता होगा, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक एक अधिकार दे रखा है, जो कि अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, या स्वतंत्रता, या फिर जिसकी हम बात करें समानता का अधिकार भी। ये कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दे रखा है। जिस समानता के अधिकार के अंतर्गत आप लोगों को आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक अलग अलग आजादी दी जाती है। तो वो अलग अलग आजादी जो है वो 14 से 18 तक दी जाती है, जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम। बाल श्रम निषेध अधिनियम की यदि अपन बात करें तो बाल श्रम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना, कहां पर? कारखानों में, खदानों में या किसी अन्य खतरनाक काम में उनको करने की अनुमति देना एक तरीके से क्या है? बाल श्रम है। और उसे अनुमति नहीं देना एक तरीके से क्या है? बाल श्रम निषेध है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि बाल श्रम निषेध अधिनियम को लेकर या बाल श्रम को लेकर जो एक दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कब मनाया जाता है भाई। चलिए, अनिल अक्षय का मित्र है। अक्षय की दादी, अनिल अक्षय का मित्र है। अक्षय की दादी उसे बार बार कहती है कि अनिल के घर कभी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी नहीं। वह हमारे परिवार से बहुत अलग है, उनकी दादी कहती है, ऐसा उनकी दादी कहती है। वॉलीबॉल मैच के बाद अनिल ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया और उन्हें एक गिलास पानी दिया। किसने? अनिल ने। क्या अक्षय का उस गिलास का पानी पीना चाहिए? पहला प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न जो होते हैं स्वयं की शक्ति के अनुसार इनको हल किया जाता है। नहीं, उसे वहां सुनना चाहिए जो उसकी दादी ने कहा। हाँ, क्योंकि उसकी दादी गलत है, उसे उन्हें समझाना चाहिए। तीसरा, हाँ पर अपनी दादी को नहीं बताना चाहिए। चौथा, नहीं उसकी दादी सही कह रही है। भाई इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाँ, क्योंकि उसकी दादी गलत है और उसे समझाना चाहिए। अब गलत क्यों है? तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे समाज में आज एक चीज चलती है जिसे हम बोलते हैं जाति। अब जाति का जो विकास हुआ है ये आज वर्तमान में हुआ है। कब हुआ है भाई? ये वर्तमान में। पहले की यदि अपन बात करें तो पहले एक व्यवस्था चलती थी जिस व्यवस्था को बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। पहले जो व्यवस्था चलती थी वर्ण व्यवस्था। अब ये वर्ण व्यवस्था जो है आप लोगों को पता है, कहा जाता है कि जो परम पूज्य परमपिता परमेश्वर हैं, इनके मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई थी इनको बताया गया है क्या? ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण। ठीक। दूसरा, जो जिनकी भुजाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई थी उन्हें माना गया क्या? क्षत्रिय। और जिनकी जंघाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई थी उन्हें माना गया क्या? वैश्य। और उनके पैरों से जिनकी उत्पत्ति हुई थी उन्हें माना गया था क्या? शूद्र। ये 4 प्रकार की कैटेगरी पहले वर्गीकृत थी। और ये चारों की चारों जो वर्ण व्यवस्था जो थी भाई पहले ये थी कर्म के आधार पर। किसके आधार पर थी ये? कर्म के आधार पर। ये कर्म कैसा कि जैसे जो ब्राह्मण हुआ करता था उस ब्राह्मण का जो कार्य था, मैं क्रम से लिख रहा हूं, जैसे ब्राह्मण का जो कार्य हुआ करता था वो कार्य होता था पहले यज्ञ वगैरह का कार्य करना। दूसरा यदि देखा जाए तो जो क्षत्रिय कार्य होता था इसका कार्य था रणभूमि में जाके लड़ाई वगैरह करना, युद्ध में अपनी भूमिका निभाना। वहीं वैश्य का जो काम होता था वो था व्यापार करना। ठीक। और जो कहीं ना कहीं शूद्र था उसका कार्य था सेवा प्रदान करना। ठीक। तो इस आधार पर पहले इसको कर्म के आधार पर बांटा गया, फिर धीरे धीरे कर्म के बाद ये किस पर आ गया था? ये जाति में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है। और ये जाति में कन्वर्ट जो किया गया है हमारी समाज के द्वारा ही किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित है। तो शारदा एक्ट संबंधित किससे? विधवा विवाह से,
सती प्रथा से, बाल विवाह से, उपरोक्त सभी से? बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? बताइए, पांचवा प्रश्न आपके सामने है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा बाल विवाह से। क्या होगा? बाल विवाह। चलिए, अब आपके सामने सबसे पहली चीज तो ये सारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो आपको पता चल गया बाल विवाह। बाल विवाह होता क्या है? बाल विवाह का मतलब होता है कि एक निश्चित जो उम्र होती है उस निश्चित उम्र से पहले शादी कर देना। जैसे हमने अभी बात की कि जो 18 वर्ष है, ठीक, 18 वर्ष, और कितनी उम्र? 21 वर्ष, इससे पहले कहीं ना कहीं शादी कर देना एक तरीके से क्या हो जाएगा, इससे पहले यदि शादी कर दी तो इससे पहले शादी करने को हम क्या कहेंगे? बाल विवाह कहेंगे। अब बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है तो वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है हरविलास शारदा, जो कि आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और हरविलास शारदा के अलावा एक और व्यक्ति जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, के.एम. कपड़िया, जो कि बहुत बार इनके बारे में पूछा जाता है, के.एम. कपड़िया, कि के.एम. कपड़िया जी ने जो बाल विवाह है इस बाल विवाह को लेकर कुछ सिद्धांत दिए थे। तो इनके द्वारा पूछा जाता है कि कपड़िया जी के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए थे बाल विवाह को लेकर, तो बाल विवाह को लेकर 3 सिद्धांत दिए गए थे। एक सिद्धांत था इनका पहला संस्कार सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? ये के.एम. कपड़िया साहब की बात कर रहा हूं मैं, संस्कार सिद्धांत। दूसरा एक सिद्धांत था कौमारी सिद्धांत, कौमारी सिद्धांत। और एक तीसरा सिद्धांत जो आता है वो आता है स्त्री आधिपत्य सिद्धांत। स्त्री आधिपत्य सिद्धांत एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो के.एम. कपड़िया जी साहब के द्वारा दिया गया था। किसको लेकर? बाल विवाह को लेकर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं बाल विवाह को लेकर कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। अब ये बाल विवाह को लेकर जो अधिनियम आया था स्टार्टिंग में 1929 में आया था, इसको किस नाम से जाना जाता था? शारदा अधिनियम। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रायोजक थे, नीचे देखिए ये लिखा हुआ है, इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे, इसलिए इसका नाम क्या था? शारदा अधिनियम। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल, मतलब इस अधिनियम के तहत पहले लड़कियों की उम्र कितनी? 14 साल, और लड़कों की उम्र कितनी की गई थी? 18 साल। लेकिन बाद में संशोधन हुआ और संशोधन के तहत इसमें जो लड़कों और लड़कियों की उम्र है वो कितनी की गई? तो लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए कितनी की गई थी? 21 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज आप लोगों को पता होगा, ये बाल विवाह के बारे में ही लेकर दिया गया है सारी चीजें। इसमें आपको एक चीज और पता होना चाहिए जो कि ये सती प्रथा को लेकर। भाई किसको लेकर? सती प्रथा। सर सती प्रथा क्या है? तो पहले के टाइम पे होता क्या था कि जैसे पति की डेथ होती थी उसी के साथ में जो महिला होती थी, उनकी जो उनकी पत्नी होती थी, उनको भी कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ अग्नि में उन्हीं के साथ झोंक देना एक तरीके से सती प्रथा कहलाती थी। और इस सती प्रथा के अंत के लिए यदि अपन बात करें तो जो एक ब्रिटिश गवर्नर थे जिनका नाम आप लोगों को याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, के अनंत प्रयास रहे हैं इस चीज को बंद करने के लिए। ठीक, वहीं यदि अपन बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसको अंत किया? तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, वहीं मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि और किस व्यक्ति ने इसके लिए प्रयास किया था, तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा भी इसके लिए प्रयास किया गया था। कौन व्यक्ति? भारतीय व्यक्ति में राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय के द्वारा भी इसके लिए प्रयास किया गया था, किस चीज को रोकने के लिए? सती प्रथा को रोकने के लिए। वहीं एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राजा राममोहन राय के प्रयासों में यदि अपन बात करें तो इसको रोक के लिए कानून कब लाया गया था? ठीक, तो इसको बंद करने के लिए जो कानून लाया गया था भैया पहले, वो लाया गया था 1829 में। कब लाया गया था? 1829 में लाया गया था। हालांकि फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के साथ साथ जो सबसे अंतिम जो परिवर्तन हुआ है वो आप लोगों को याद रखना है बेटा, जो कि 1929 का है, जिसे हरविलास शारदा के नाम से जाना जाता है, जो भी अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है ये। ठीक है, 1929 वाला। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये विधवा, चलो एक और चीज है आपके सामने, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पहले क्या होता था कि शादी करने के बाद दोबारा विवाह नहीं होता था, लेकिन सरकार के द्वारा इसके इष्ट सरकार यानी कि उस समय जो अंग्रेज शासन था उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं विधवा पुनर्विवाह को वापस से चालू किया गया। और वापस से का मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1856 में। ये वही समय है जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और जस्ट उससे पहले की कहानी
1857 जो हुआ उससे जस्ट पहले की कहानी है ये वाली, तो आप लोगों को ये याद रखनी है। इसे लाया गया 1856 में, वहीं पारित हुआ कब 18 जुलाई 1856 में, और अधिनियमित कब किया गया 26 जुलाई 1856 में। यहाँ पर एक चीज पारित, पारित का मतलब होता है यहाँ पे कि जो राज्यसभा है और लोकसभा जो है, राज्य आज वर्तमान में जिसकी मैं बात करूं, राज्यसभा और एक और कौन सी चीज है यहाँ पे, लोकसभा के द्वारा इसको कहीं ना कहीं परमिशन देना, ठीक, तो वो एक तरीके से क्या हो जाता, पारित हो जाता। और यदि दूसरी बात अधिनियमित का मतलब होता है कि उसके ऊपर राष्ट्रपति के क्या कर देना भैया, राष्ट्रपति के द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देना, ठीक, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, अधिनियमित हो जाएगा। और वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसके द्वारा पारित किया गया था, तो भारतीय विद्रोह से पहले इसे किसके द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किस वर्ष बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था? अभी आप लोगों को बताया कि बाल श्रम जो पारित किया गया था ये किया गया था 1986 में। बाल श्रम क्या है ये आप लोगों को बता दिया है। ये सारी चीजें जो लिखी हुई है वो किसको लेकर लिखी है, बाल श्रम को लेकर। तंबाकू की लत किसके कारण होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने कि तंबाकू की जो लत होती है वो किसके लिए होती है, कोकीन के कारण। कोकीन, निकोटीन, कैफीन, हिस्टामिन। तो बताइए भाई इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है मेरे भाई वो होगा निकोटीन के कारण। किसके कारण होता है? निकोटीन। कि जो तंबाकू होता है इस तंबाकू में जो तत्व पाया जाता है वो निकोटीन होता है, जिसके कारण उसको उसकी आदत हो जाती है, तो व्यक्ति इस चीज का बार बार प्रयोग करता है। ठीक है, आप लोगों को यहां पर एक बात पता होनी चाहिए कि वर्ष 1961 में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वर्ष 1961 में यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, किसकी? अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1961 में हुई थी। सर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनके नियंत्रण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में है। कहाँ पर है भैया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और वहीं भारत में यदि अपन बात करते हैं इसकी स्थापना की गई, कब की गई थी? तो भारत में इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1986 में। कब की गई थी? कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत में इसको इस नाम से जाना जाता है, तो भारत में इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। चलिए, अब वहीं पर इसकी आदत क्यों होती है? तो इसके कारण आप लोग जान लीजिए कि तंबाकू को निकोटियाना प्रजाति के किसी भी पौधे से प्राप्त किया जाता है। यहाँ अत्यधिक नशे की लत है। आमतौर पर सिगार, सिगरेट, धूम्रपान, पाइप आदि की मदद से इसका सेवन किया जाता है। अब ये किसकी वजह से होता है? तो तंबाकू में मिलाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? निकोटीन होता है, जिसकी वजह से ये होता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हैप्पी केमिकल के नाम से जाना जाता है। लोग इसलिए इसका सेवन करते हैं क्योंकि अधिवृक्क रस का कारण बनता है। यहाँ खून में घुलने पर किसका कारण बनता है? ये अधिवृक्क रस का कारण बनता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए। वहीं यदि एक और चीज यदि हम बात करें अफीम, किसकी बात करें भाई? अफीम। तो मुझे बताइए कि अफीम जो होता है इसे और क्या बोलते हैं? बताइए सभी बच्चे कि अफीम जो होता है इसे और क्या कहते हैं? तो अफीम भी एक तरीके से मादक पे पदार्थ होता है। अफीम, तो इस अफीम को बोला जाता है प्यारे बच्चों पोपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोपी भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किसे पोपी कहते हैं, तो अफीम को भी क्या कहते हैं? पोपी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है? ये कंफ्यूजन ऐसे में डालता है कि कभी कभी लड़के और लड़कियों की उम्र में हमें कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन आगे पीछे कर देते हैं। शब्दों को ध्यान से पढ़कर सही से उत्तर देना। इस प्रश्न का उत्तर होगा 21 वर्ष और 18 वर्ष। विवाह की न्यूनतम उम्र के बारे में बताया गया है जो कि आप लोगों को पता है। ठीक है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम, निषेध की बात हो रही है ना, 2006, 2008, 2011, 1997। तो बताइए इस प्रश्न का, खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए सभी बच्चे।
चलिए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा, 2006। तो ये निषेध अधिनियम जो पारित किया गया था कब किया गया था, 2006 में किया गया था। चलिए ये सारी की सारी बातें उसी चीज को लेकर है, लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं मैं, इस अधिनियम में जो आप लोगों को एक नई चीज मिलेगी कि इस अधिनियम के तहत जो ये लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, कि इस अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों को कितने साल की सजा हो सकती है, तो इनको 2 साल की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर यदि अपन बात करें 1 लाख के जुर्माना के अलावा ये दोनों चीजें भी हो सकती है इस कानून के अनुसार। वहीं इस कानून के अनुसार इस तरह के विवाह से जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को या गर्भ धारण को कैसा माना जाएगा, वैध माना जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1994। कब हुआ था भाई ये, तो 26 सितंबर 1994 को इसका गठन हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाल श्रम को लेकर जो कानून बनाया गया था 1986 में, वो किस कमेटी के अनुसार बनाया गया था, तो उस कमेटी का नाम है गुरुपद्र स्वामी कमेटी। क्या है उस कमेटी का नाम, गुरुपद्र, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुरुपद्र स्वामी कमेटी, गुरुपद्र स्वामी कमेटी है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के बारे में दे रखा है कि ये किस चीज को लेकर है, तो बाल श्रम नीतियों की निगरानी के लिए कार्य प्राधिकरण को सौंपा गया था, यानी कि जो बाल श्रम के खिलाफ जो कार्य करता है उनके लिए ये चीज बनाई गई थी, ठीक है। वहीं एक चीज आप लोगों को ये पता होगा कि जो बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 30 जुलाई 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया। इसे नवनिर्मित कब किया गया है भैया, 2016 में। बाकी इससे पहले का अधिनियम जो था वो कब का अधिनियम था, ये 1986 का अधिनियम था। इसे अब नवनिर्मित कब किया गया है, तो 2016 में संशोधित किया गया है। कानूनी तौर पर भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, तो कानूनी तौर पर यहाँ पर किसके बारे में बात करें, पहले लड़कियों के बारे में, तो लड़कियों की उम्र 18 वर्ष है और लड़कों की कितनी है, 21 वर्ष है, जो कि आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और बता दूं मैं यहाँ पे, जो कि सभी बच्चों को याद होना चाहिए, कि जैसे किसी का विवाह होता है, विवाह होने के तत्पश्चात एक प्रथा चलती है हमारे समाज में, जिस प्रथा को हम बोलते हैं क्या, दहेज प्रथा। सर दहेज प्रथा का मतलब क्या होता है, तो दहेज प्रथा का मतलब होता है कि जो लड़की का पिता होता है, लड़की, तो लड़की के पिता के द्वारा धन के रूप में या दौलत के रूप में लड़के के घर वालों को कुछ पैसा देना या कुछ वस्तुओं का देना, ये पहले से ही चली आ रही परंपरा है, इसे बोलते हैं क्या, दहेज प्रथा। हालांकि इस दहेज प्रथा का अंत हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है और यदि किसी के द्वारा इसकी शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो वो इसके अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। वही आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दहेज प्रथा अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था, ये कब का अधिनियम है, तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए भैया। तो इस चीज को लेकर मैं आपको बता दूं कि दहेज निषेध अधिनियम, किस चीज को लेकर, ये दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम जो लाया गया था, ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 1961 में। सर ये भी बता दो, 20 मई 1961 में लाया गया था, 20 मई 1961, ठीक। हालांकि इसे लागू कब किया गया, इसे लागू किया गया था जुलाई 1961 में। कब लागू किया गया, जुलाई 1961 में लागू किया गया। बाद में इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन कब हुआ यह आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसमें संशोधन हुआ था 1986 में। अब कोई भी व्यक्ति यदि दहेज लेता है और दहेज लेने पर यदि उसकी एफआईआर यदि हो जाती है, तो इस अधिनियम के तहत 1986 के तहत ये अपराध जो होता है एक गैर जमानती अपराध है। कैसा है, गैर जमानती, मतलब इसमें व्यक्ति की जमानत नहीं होती है, गैर जमानती, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है, वो सजा का प्रावधान क्या है, इसमें जो व्यक्ति है इसकी 5 साल की, ठीक, इसमें जो है 5 साल की सजा हो सकती है, और वहीं 15,000 रुपए जुर्माने के तौर पर ले सकते हैं, ठीक। या तो दोनों भी हो सकती है या दोनों में से कोई सी एक भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह की न्यूनतम आयु के बारे में बोला गया है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं,
दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो कथन सही है, तो कथन सही है का जो उत्तर होगा भाई वो उत्तर होगा आपका सी वाला, कि जो बाल श्रम है वो एक तरीके से, और दहेज जो है वो क्या क्या है अभी आपको मैंने बताया था, ये क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं भाई, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात करें, अगला प्रश्न कि जैसे सामाजिक बुराइयों में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं, तो सामाजिक बुराइयों में जाति व्यवस्था आ सकती है, वहीं सामाजिक बुराई के अंतर्गत गरीबी, दहेज प्रथा, अभी हमने जाति व्यवस्था के बारे में बात की, गरीबी के बारे में बात की, दहेज प्रथा के बारे में बात की, बाल श्रम के बारे में बात की है। ठीक, वहीं धार्मिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष का मतलब आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे संविधान में एक बात लिखी गई है, संविधान में जो बात लिखी गई है वो है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता है ना, निरपेक्षता। मतलब इसका मतलब यह है कि हमारे भारतीय संविधान में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में किसी भी धर्म के लोग आकर रह सकते हैं, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दहेज या दहेज प्रथा क्या है उसके बारे में बताया गया है। दहेज या दूल्हे के माता पिता द्वारा विवाह के बदले में दुल्हन के माता पिता द्वारा उपहार स्वीकार करने का रिवाज है। दहेज में कौन कौन सी चीजें, जैसा पैसा, कीमती सामान, वस्तु, संपत्ति, जायदाद, जो दुल्हन पक्ष शादी के बदले दूल्हे के घर वालों को देता है। दहेज प्रथा एक छोटी नहीं, दहेज प्रथा एक सबसे बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में है। ठीक है, हालांकि इसको लेकर अधिनियम कब लाया गया था मैंने आप लोगों को बता दिया है, कृपया करके इस अधिनियम को याद रखिएगा। 1961 में लाया गया था, बाकी 1961 में लाने के बाद इसे संशोधित कब किया गया, 1986 में किया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्लाइड पर, दहेज प्रथा के बाद मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने में, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। परिवार वाली कोई बात है ही नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लंबे समय तक यदि आपने क्या किया है भैया, तंबाकू को ग्रहण किया है, तो आपका जो शरीर है वो कैसा रह जाएगा, हड्डियों का एक ढांचा रह जाएगा। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इन विषैली या नशीली चीजों के प्रयोग के लिए कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा या नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक, आप लोगों को यदि पता हो तो हमारे भारतीय संविधान में एक है आर्टिकल नंबर 47। कौन सा है, आर्टिकल नंबर 47, जो इन चीजों के ऊपर, आर्टिकल नंबर 47 जो कि मादक पेय पदार्थों के सेवन के लिए कहीं ना कहीं मना करता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। ठीक है, चलिए वहीं आप लोगों को कुछ एक और बात बता दूं मैं कि जो बिहार है उस बिहार में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि शराबबंदी के ऊपर पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया, शराबबंदी के ऊपर शराबबंदी को लागू कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है बिहार में, हालांकि मिले नहीं मिले वो अपनी बात अलग है, लेकिन सरकार के द्वारा बिहार में शराबबंदी, सर आप इसके बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये नशे या धूम्रपान या इन्हीं चीजों को लेकर है। ये शराबबंदी जो की गई थी ये कब की गई थी, 2016 में की गई थी। ठीक है, चलिए इसी के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर आपके सामने। शराब और तंबाकू रोकथाम योग्य मौतों के शीर्ष कारणों में है। जैसे किसी व्यक्ति की यदि मौत होती है तो उनमें एक कारण क्या हो सकता है, शराब हो सकता है, दूसरा कारण तंबाकू। लंबे समय तक तंबाकू का उपयोग करने से आपको कोई स्वास्थ्य समस्या खतरा बढ़ सकता है। इसके पत्ते को विभिन्न प्रभावों के लिए स्मोक्ड, चबाया, सूंघा जाता है। तंबाकू में एक रासायनिक तत्व पाया जाता है जो कि कौन सा होता है, निकोटीन होता है, जो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, और आगे क्या है, तो यहाँ पर धूम्रपान या धूम्रपान रहित तंबाकू का स्वास्थ्य जोखिम, इससे क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें आपके सामने बनी हुई है। जैसे मस्तिष्क में रक्त वाहिका, ये देखा, मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं की दीवारों में रक्त के थक्के और कमजोरी, जिससे क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हमने पूरी सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आने वाली जो चीजें हैं, जैसे बाल श्रम हो गया, ठीक, वो दहेज प्रथा हो गई, उसके बाद नशाखोरी हो गई, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी तक जुड़ने के लिए जय हिंद, जय भारत।